इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे एक गिवन स्केड्यूल एस के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टोटल नंबर ऑफ स्केड्यूल्स फाइंड किए जाएं। ओके, जैसे कि क्या कहा गया, गिवन स्केड्यूल एस, हाउ मेनी स्केड्यूल्स आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू एस। अगर इफ एनी मीन्स अगर कोई है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू दिस स्केड्यूल तो वो टोटल कितने नंबर है। ओके, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम क्या है कि चूंकि इसमें डायरेक्ट स्केड्यूल गिवन है, ट्रांजैक्शंस नहीं गिवन है सेपरेटली, तो क्या एज्यूम किया जाएगा कि जो ट्रांजैक्शन T1, T2, T3, जैसे इसमें स्केड्यूल में 3 ट्रांजैक्शन यूज हो रही हैं, T1, T2 और T3, जो 3 ट्रांजैक्शन इसमें यूज हो रही हैं, इन्हीं 3 ट्रांजैक्शन से मिल करके ओके कोई स्केड्यूल लेट से कि एस डैश है, ओके वो बना हुआ है। ओके, इन्हीं 3 ट्रांजैक्शन से कोई स्केड्यूल एस डैश बना है। अब हमको चेक करना है कि ये एस डैश और ये एस क्या कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट हैं। ओके, अब यहां पर यहां पर ये एस डैश कितने हो सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सपोज करो इसमें मैं ये पूछ लूं कि टोटल कितने कॉन्करेंट स्केड्यूल बनेंगे T1, T2, T3 मीन्स ट्रांजैक्शन का यूज करके, तो आपके पास कॉन्सेप्ट पता है कि अगर T1 में N1 इंस्ट्रक्शन है, T2 में N2, T3 में N3, तो N1 प्लस N2 प्लस N3 का होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई N1 फैक्टोरियल इंटू N2 फैक्टोरियल इंटू N3 फैक्टोरियल। ओके, इतने नंबर ऑफ कॉन्करेंट स्केड्यूल्स बन सकते हैं T1, T2, T3 से, और जितने ये कॉन्करेंट स्केड्यूल हैं उन सारे स्केड्यूल्स को ही मैं क्या कह रहा हूं, एस डैश कह रहा हूं। ओके, तो उन सारे कॉन्करेंट स्केड्यूल्स में कौन कौन से ऐसे स्केड्यूल्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू दिस स्केड्यूल एस हैं, आपको ये बताना है। ओके, तो अब मीन्स इसको सॉल्व करने की अप्रोच क्या है वो हम देखते हैं। क्वेश्चन का मीनिंग आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है। तो अब सपोज करो कि T1, T2, T3 से जो स्केड्यूल्स बन रहे हैं, ओके, वो लेट से कि S1 है, S2 है, S3 है, S4 है। ओके, इस तरह से बहुत सारे स्केड्यूल्स हैं। मुझे क्या चेक करना है कि जितने ये स्केड्यूल्स हैं, जैसे सपोज करो मैंने S2 को पिक किया, क्या S2 S के कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। अगर है तो ये हाउ मैनी में एक काउंट हो गया। अगर सपोज करो S4 S3 नहीं है कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S, मैंने नहीं काउंट किया, लेकिन S4 इज कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू S, तो काउंट में एक और बढ़ा दिया, 2 कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट स्केड्यूल हो गए जो कि इसके कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट है। तो ये मुझे काउंट बतानी है। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमको एक चीज पता है, एक कॉन्सेप्ट पता है, क्या कि मीन्स 2 बातें हैं। एक कि जैसे T1 है, T1 में इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, WA WB। ओके, जो इनका ऑर्डर है इंस्ट्रक्शंस का, ऑपरेशंस का, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। आपको जितने भी स्केड्यूल S1, S2, S3, S4 बनाने हैं आप बना सकते हैं। ओके, लेकिन किसी भी स्केड्यूल में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि जैसे इसमें WA WB लिख दिया है, किसी में WB T1 के अंदर T1 वाली कॉलम में WB पहले लिख दें, WA बाद में लिख दें, आप ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, एक काम जरूर कर सकते हैं कि WA से WA WB के बीच में जितनी इंस्ट्रक्शंस आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। ओके, तो अब ये चीज पॉसिबल है, लेकिन इन जो एक ट्रांजैक्शंस में जो रिलेटिव ऑर्डर है स्टेटमेंट्स का, वो चेंज नहीं किया जा सकता है। ओके, जैसे ये RA1, RA और WB है, RA और WB के बीच में 4 इंस्ट्रक्शंस आप रख सकते हैं, लेकिन RA के बाद ही WB आएगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात है कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस का रिलेटिव ऑर्डर, जैसे कि ये WB, ये WB, ये WB है, तो यहां से देखें W1B और W2B, यहां पर मैंने 1 की कैसे कर दिया है, इनका ट्रांजैक्शन का नंबर यहां पर लिख दिया है। ओके,
आप देखो W1B W2B ये कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है। कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर का रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं हो सकता है। W2 W3 का भी कॉन्फ्लिक्टिंग है, W1 और W3 का भी कॉन्फ्लिक्टिंग है। ये मैंने यहां पे लिख दिया है। यहां पर W1A R2A इसका ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर है, W1A R3A ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मीन्स पेयर है। तो जो भी स्केड्यूल आप एस डैश बना रहे हो आप वो बनाओ, ओके। मीन्स जितने भी कॉन्करेंट स्केड्यूल्स थे वो सब पॉसिबल हैं, लेकिन उन सारे कॉन्करेंट स्केड्यूल में सिर्फ वही सेलेक्ट किए जाएंगे इस काउंटिंग के लिए, कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट के लिए, जो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हो, ओके। मीन्स इनका ये रिलेटिव ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। यहां पर मैंने इन तीनों को मिला के W लिख दिया। कैसे? ये W1B W2B W3B ये सिर्फ बताने के लिए है, एक्चुअल में तो ये चीज ये है, ओके। अब हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं देखना, यहां पर ये जो पहला W1B है ये टाइमलाइन में सबसे फर्स्ट ऑपरेशन है, ओके। और साथ मीन्स ये सबसे पहला ऑपरेशन है और साथ में ये R2A जो है इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी कर रहा है, ओके। मीन्स कि W1A ये R2A तो आप इसको ऊपर कर सकते हैं, जैसे मैं अगर R2 को A को चाहूं तो इस जगह कर दूं तो W1A R2A अभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मेंटेन है। मीन्स कोई नया स्केड्यूल बनाओ इसमें R2A इस जगह पे रख दूं, W1A R2A अभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मेंटेन है रिलेटिव ऑर्डर्स का। लेकिन अब W1 से पहले आप टाइम में सबसे पहले W1 स्टार्ट हुआ है, ओके, राइट हुआ है, इसका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ओके। दूसरा पॉइंट ये W1B W2B और W3B इनको देखो, टाइम में ये दूसरे नंबर पर है। जैसे सपोज करो 10 o'clock ये W1A परफॉर्म हुआ, 11 o'clock W1B परफॉर्म हुआ और इसके बीच में कोई ऑपरेशन नहीं था, ओके। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये W1B और ये W2B इसका जो ये कॉन्फ्लिक्ट है, ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट आपके इन स्केड्यूल्स में भी होना चाहिए और इस वजह से आप चाहो भी तो भी W1B और W2B और W3B को इनकी जगह से आप इनको जो मीन्स इनकी जगह है रिलेटिव ऑर्डर इनका चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तो अब हमारे पास इसका मतलब है कि W1 को कहीं आप मूव नहीं करा सकते, टाइम में सबसे पहले परफॉर्म हुआ है तो वो सबसे पहले ही रहेगा। दूसरी बात W1A और R2A इसका रिलेटिव ऑर्डर भी मेंटेन कराना है, लेकिन इसको इसकी पोजीशन से और पहले कहां ले जाएंगे? नहीं ले जा सकते इसके पहले कहीं पर। W1B अब चूंकि ये अपनी जगह से कहीं नहीं हो सकता है तो ये W1B भी इसके पीछे कहीं नहीं जा सकता है, क्योंकि सबसे पहला ऑपरेशन है। W1 के साथ ही ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, W1 के साथ ही ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, तो इसका मतलब इसकी भी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती किसी भी स्केड्यूल S1 S2 S3 S4 में। तो अब चेंज क्या हो सकता है? जो नहीं चेंज होने वाला है वो W1A W1B W2B और W3B है। ये W1B W2B W3B क्यों है? इस वजह से कि इनकी पोजीशन चेंज नहीं हो सकती है, ओके। W1 क्यों है? क्योंकि ये पहला ऑपरेशन है टाइमलाइन में, इसके पहले कुछ है ही नहीं, मींस इसके पहले कोई इंस्ट्रक्शन परफॉर्म नहीं हो रही है और साथ में हमको ये ऑर्डर भी मेंटेन करना है, ओके, ये कॉन्फ्लिक्ट भी मेंटेन करना है, तो इसके पहले भी आप कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, सपोज करो कि देखना जरा सा, लेट कि मैं R2 को इस जगह पे लिख देता हूं, सॉरी मैं R2 को इस जगह पे, जो इस टाइम पे W1B था इस टाइम पे R2A लिख देता हूं, अभी कोई इशू नहीं, W1A R2A मेंटेन, ओके। लेट मैं R2A को इस जगह पे लिखता हूं, सपोज करो कि मैंने इस जगह लिख दिया, इसका मतलब W1BA इस जगह पे आ जाएगा और W1B इस जगह पे आ जाएगा, इसकी जगह पे टाइम में। तो हो क्या रहा है, जो भी स्केड्यूल आपने S1 S2 S3 का बना रहे हैं उसमें क्या हुआ, R2A इस जगह आ गया, W1A इस जगह पे आ गया, तो कॉन्फ्लिक्ट इस स्केड्यूल में क्या बन गया, RW,
ओके, इसमें एक नया कॉन्फ्लिक्ट आ गया RW, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, जो एग्जैक्टली कॉन्फ्लिक्ट इसमें है एग्जैक्टली वही और सेम इसमें होने चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये स्केड्यूल S और ये स्केड्यूल S डैश कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट नहीं है। तो इसका मतलब है कि R1A को भी मैं इसकी R2A को भी मैं इसकी पोजीशन से इधर उधर W1A को भी मैं इसकी पोजीशन से हटा नहीं सकता हूं। अब देखना, जो मूव कर सकते हैं अपनी पोजीशन से वो सिर्फ दो ही ऑपरेशन है, या तो ये R2A या तो ये R3A। ओके, R2A कहां कहां पर जा सकता है देखते हैं। एक तो ये इसकी खुद ये प्लेस जहां पर ये रखा इसी जगह पे रखा रहने दे। दूसरा, इसको मैं क्या कर दूं, इसको इस जगह पे कर दूं, मतलब इस जगह पे मैं कर दूं R2A और ये W1B को यहां पे ले आऊं। और चूंकि इसको मैंने इस जगह कर दिया, इसका मतलब ये प्लेस खाली हो गया। एक तो ये कर सकता हूं। दो पोजीशन, इस जगह पे R2A को नहीं ले जा सकता हूं क्योंकि अगर लेके गया तो W1A और R2A का जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये रिलेटिव ऑर्डर है, जो ये वाला ये नहीं मेंटेन हो पाएगा। इसका मतलब R2A के पास in how many ways we can arrange R2A? only 2 ways, सिर्फ दो तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। R3 के पास क्या चॉइस है, सारी कंडीशंस को कॉन्फ्लिक्ट को मेंटेन करते हुए, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, ओके, और चौथा ये है। इस जगह पर भी ये R3A रह सकता है। क्यों? क्योंकि W1A और R3A इसके साथ इसका भी कॉन्फ्लिक्ट है। अगर टाइम में इसके बाद ये आता है तो अभी भी कॉन्फ्लिक्टिंग पेयर मेंटेन है किसी भी स्केड्यूल S डैश में। तो इसके पास चार चॉइस हैं, एक यहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, या यहां रख दो। बाकी किसी के साथ R3A को कोई प्रॉब्लम है नहीं। ओके, एंड देयरफॉर यहां बोलेंगे कितना, 4 वेज टोटल। तो आप पूछेंगे मतलब R2 और R3 ही इधर उधर अरेंजमेंट इनका हो पाया। तो अगर देखा जाए जितने टोटल तरीके से R2 और R3 को अरेंज किया गया है उतने ही डिस्टिंक्ट S डैश स्केड्यूल्स बने हैं। तो यहां से टोटल वेज टू अरेंज R2A एंड R3A इक्वल टू 2 into 4, दैट इज क्या, 8। तो 8 टोटल स्केड्यूल्स ऐसे हैं, टोटल स्केड्यूल विच आर कॉन्फ्लिक्ट इक्विवेलेंट टू this schedule. So the full and final answer is 8 conflict equivalent schedule. Okay, and that's done.